हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ दीपक देवा और आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ पालमपुर की बात करेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास को स्टार्ट करूँ, आप सभी को बता दूँ कि अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड विषयों में रुचि रखते हैं या आपके फ्रेंड्स रुचि रखते हैं, उनका कोई विषय है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बेहिचक जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा एंड आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे रोज़ क्लास भी कर सकते हैं एंड कोई भी इशू हो इकोनॉमिक्स से हमें मेल या एसएमएस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ पालमपुर पर आज डिस्कशन करते हैं। ये क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। बिना किसी लाग लपेट के हम द स्टोरी ऑफ पालमपुर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ पालमपुर। उससे पहले कि पालमपुर की कहानियों के बारे में बताएं, पहले जान लेते हैं कि पालमपुर है क्या। तो पालमपुर एक कल्पना की गई हुई एक गांव है, यानी कि एक गांव को माना गया है कि पालमपुर एक गांव है और वो इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से किसी गांव में चीज़ों को किया जाता है, कृषि से रिलेटेड अदरवाइज नॉन कृषि रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों की गतिविधियां कैसे होती हैं हम पालमपुर के गांव के जरिए जानेंगे। तो आप देख सकते हैं द एम ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic ideas related to production, and we are doing so through the story of fictitious village पालमपुर। पालमपुर इस गांव का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्पादन से संबंधित चीज़ों पर बात करेंगे। किसके थ्रू? तो पालमपुर गांव के थ्रू। जिस प्रकार भारत के अन्य गांवों में किसी गांव में चीज़ों का उत्पादन होता है, कैसे उत्पादन होता है, कृषि से रिलेटेड, नॉन एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड, उसी के थ्रू हम पालमपुर गांव के जरिए जानेंगे कि पालमपुर गांव में किस प्रकार किन चीज़ों का उत्पादन होता है। अब ये बता दूं कि पालमपुर क्यों लिया गया। तो देखिए, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है एंड किसी गांव में कैसे उत्पादन होता है और उत्पादन करने के बाद उसे क्या करते हैं लोग, कहाँ ले जाते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा ये होगा कि हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें तो आपको समझ में आए। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो ये है, इसमें है फार्मिंग इन द मेन एक्टिविटी in Palampur will many other activities such as a small scale manufacturing, dairy, transportation, etc. कहने का मतलब है कि पालमपुर गांव में फार्मिंग फर्स्ट एक्टिविटी है एंड अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि पालमपुर गांव में कृषि के अलावा अन्य सारी गतिविधियां भी की जाती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क भी कर रहा है और एक महिला पापड़ बनाने का काम भी कर रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक किसान बकरी पालन भी कर रहा है और गौ पालन भी कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पालमपुर गांव के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि एक गांव में कृषि के अलावा लोग पापड़ बनाने का भी काम कर सकते हैं या करते हैं, बकरी पालन भी करते हैं और गौ पालन भी करते हैं। गाय पालन से क्या होता है? तो दूध उत्पादन होता है जिससे उनकी जीविका चलती है। तो इससे हम ये समझ आया कि गांव में कृषि के अलावा बहुत सारी क्रियाएं भी की जाती हैं जिससे लोगों का जीविका चलता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, चलिए हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है कि लार्ज विलेज रायगंज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। ब्लॉक्स, कार्ट्स
laden with jaggery and other goods, buffaloes, carts, and many other types of vehicles such as motorcycle। माफ़ कीजिएगा, यहाँ जीप्स का स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर आप लोग मिस्टेक मत कीजिए। जीप्स एंड अदर एंड ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स कैन बी सीन ऑन द रोड। कहने का मतलब है कि पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ देख सकते हैं, एक पालमपुर गांव है और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रायगंज भी गांव है। तो पालमपुर से रायगंज की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, और पालमपुर से रायगंज की तरफ जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, यानी कि रायगंज एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। और पालमपुर के गांव के लोगों को अगर किसी सामान को लाने के लिए या बेचने के लिए या कहीं जाने के लिए जाना होता है तो रायगंज ही होकर जाना होता है। ये भी कि अगर पालमपुर के लोगों को दूसरे गांव में जाना होता है तो रायगंज के थ्रू ही दूसरे कस्बों तक जाते हैं। तो जब पालमपुर के किसान किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के बाद या तो वो बैलगाड़ी पर लाद करके और उसे रायगंज के बाज़ार पर ले जाते हैं और बेच देते हैं। दूसरी तरफ कोई किसान सब्जी का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो रायगंज के बाज़ार में ले जा कर के उसे बेच देता है। तीसरी तरफ कोई किसान किसी सब्जी का उत्पादन या डेयरी का उत्पादन करता है तो उसे रायगंज के इलाकों में ले जा कर के बेच देता है। यानी कि इससे हमें यह समझना होगा कि जब किसी भी गांव में किसी चीज़ का उत्पादन होता है कृषि से रिलेटेड, चाहे वो दूध का उत्पादन हो या सब्जी का हो या फल का हो, तो उस गांव के लोग उस चीज़ को बेचने के लिए क्या करते हैं कि अपने गांव से दूर किसी दूसरे मार्केट में ले जाते हैं, जहां पे लोग बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं और वहां पर अपने सामान को बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वहीं पे सामान को उनको अच्छा खासा दाम मिल जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि किसी भी सामान को बेचने के लिए एक मार्केट की आवश्यकता होती है, बाज़ार की आवश्यकता होती है, जहाँ लोग अपने सामान को किसी भी गाड़ी पे लाद करके दूर के गांव में बेचने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। देयर आर अबाउट 450 फैमिलीज ऑफ डिफरेंट कास्टेस लिविंग इन द विलेज। द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज इन द विलेज is owned by 80 upper caste families. Their houses, some of which are very large and made of bricks and cement. Scheduled caste people make up 1/3 of the total population of the village, and they live in very small houses in one corner of the village, some of which are made of mud and straw. तो कहने का मतलब है कि इस गांव में जो है 450 फैमिलीज रहती हैं एंड डिफरेंट कास्ट के जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड बात की जाए मेजॉरिटी की, यानी कि जो बहुसंख्यक आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी है वो अपर कास्ट की है, जिसमें 80 फैमिली जो है अपर कास्ट की इस गांव में रहते हैं। और 1/3 पॉपुलेशन जो है इस पूरे गांव का वो है शेड्यूल कास्ट, यानी ST SC, जिसे दलित कहा जाता है, वैसे लोग इस गांव में रहते हैं। अब कहने का मतलब है कि शेड्यूल कास्टेड पीपल मेक अप 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एंड दे लिव इन वेरी स्मॉल हाउसेज इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। जो गांव के दलित लोग हैं उनके घर जो होते हैं वो होते हैं मिट्टी के बने हुए, फूस के बने हुए होते हैं अक्सर। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके जो घर होते हैं वो ईंट के बने होते हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे मकान बने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि पालमपुर
यानी कि पालमपुर के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत के गांवों में जो घर होते हैं वो दलितों के, पिछड़े कास्टों के जो होते हैं वो खपड़े के होते हैं, फूस के होते हैं, मिट्टी के होते हैं। लेकिन जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं उनके जो घर होते हैं वो, उनके घर कहने का मतलब पक्के होते हैं और ईंट ईंट के बने होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है तो देखेंगे यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ fictitious village Palampur will tell us about the different types of production activities in any village. Farming is the main production activity in Indian village. Other production activities called non-agricultural activities include a small manufacturing, transportation, shopkeeping, etc. We will consider both these type of activities after learning some general point about production. तो कहने का मतलब है कि पालमपुर जैसे गांव में जो होता है वो कृषि के अलावा वहाँ पे और तरह तरह के काम किए जाते हैं। और भारत के हर एक गांव में इस प्रकार के कार्य होते हैं। आपने देखा होगा किसी गांव में लोग खेती तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ उसी गांव में किसी के घर के बाहर एक छोटे से किराने का दुकान भी होता है। दूसरी बात कि आपके एक गांव से दूसरे गांव यानी चौक तक जाने के लिए, किसी सिटी तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए एक टेम्पू का या किसी गाड़ी की आवश्यकता होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक जीविका का साधन है, जहाँ किसी गाड़ी को लोग चलाते हैं और उस पर गाँव के लोग शहर की तरफ जाते हैं, जिससे उनको भाड़े के रूप में पैसा प्राप्त होता है, उससे उनकी जीविका चलती है। दूसरी तरफ गांव की जो महिलाएं होती हैं, स्वयं सहायता समूह और छोटे छोटे चीज़ों से जुड़ करके वो क्या करती हैं कि छोटे छोटे प्रोडक्शन का काम करती है, जैसे पापड़ बनाने का काम, अचार बनाने का काम, चिप्स बनाने का काम, ये सब काम करती हैं, जिससे उनको जीविका के रूप में उनकी जीविका चल पाती है और उनका लाइफ बेहतर हो पाता है। तो हमने इस टॉपिक में समझा कि किसी भी गांव में लोगों के पास एग्रीकल्चर के अलावा स्टोर होता है, किराने का दुकान होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, जिससे उनकी जीविका चलती है। एंड तीसरा पॉइंट कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करते हैं लोग, जैसे कि पापड़ बनाने का उद्योग, चिप्स बनाने का उद्योग, अचार बनाने का उद्योग करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। तो जहाँ तक देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया, आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट वी नीड। फोर थिंग आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब कहने का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में अगर आप पॉइंट वाइज ऐसे लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया इस चैप्टर पे, तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होगा। और मुझे एसएमएस अगर आप करते हैं तो इसका लिंक एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, लैंड, किसी भी प्रोडक्शन के लिए लैंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी चीज़ को आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए लैंड चाहिए। बिना लैंड का तो होगा नहीं, कोई उसे तो आप आकाश में बैठाएंगे नहीं, उसके लिए लैंड इम्पोर्टेंट है। तो ज़मीन चाहिए आपको, उस पर पहले ज़मीन चाहिए, फिर चाहिए लेबर। जब आप ज़मीन आपके पास आ जाएगा तो लेबर चाहिए, यानी कि श्रम चाहिए। कौन से लोग काम करेंगे, तो लोगों को काम करवाने के लिए आपको 2-4 लोगों की आवश्यकता होगी जो इस काम को कर सके। कहाँ, उसी भूमि पर जिस लैंड को आपने लिया है, जहाँ पे आपने फर्म बनाया है, तो उसे लैंड की आवश्यकता होगी। उसे फर्म में बदलने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको लेबर की आवश्यकता होगी, यानी श्रम की आवश्यकता होगी।
अगला है फिजिकल कैपिटल। यानी कि फिजिकल कैपिटल कहने का मतलब है कि आपके पास अगर आपने लकड़ी से जुड़े किसी भी चीज़ का लकड़ी से कोई चेयर बनाने का उद्योग, फर्नीचर बनाने का उद्योग कोई शुरू किया है, तो आपके पास लकड़ी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर में बदलने के लिए आपको औजार की आवश्यकता होगी। इसलिए फिजिकल कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फिजिकल कैपिटल जो है वो है हथौड़ी है, यहाँ देख सकते हैं बहुत टूल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको किसी भी काम को करने के लिए आवश्यकता होगी। सेम सिचुएशन अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वहाँ भी आपको फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ट्रैक्टर होता है, खुरपी होता है, कुदारी होता है, तो ये सब चीज़ आपको फिजिकल कैपिटल लगता है। आप कोई बिजनेस करते हैं तो फिजिकल कैपिटल क्या कर लगता है, उसमें सामान लगाने के लिए फिजिकल कैपिटल लगता ही है। तो इसी प्रकार किसी भी जो श्रमजीवी लोग होते हैं उनके लिए फिजिकल कैपिटल उनका औजार होता है, और जो शुरू करते हैं उनके लिए भी फिजिकल कैपिटल होता है। अगला होता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास लैंड भी है, फॉर्म भी है, प्रोडक्शन करने की सारी चीज़ भी हैं, लेकिन उसको कैसे बेचा जाए और कैसे उत्पादन किया जाए ये चीज़ आप में होनी चाहिए। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। यानी कि आपके पास कोई शिक्षा है किसी काम को करने की, आपको कोई लकड़ी से टेबल बनाने का हुनर है, तो ये आपके पास कैपिटल है, क्योंकि आप इसे बना करके लोगों से पैसे ले सकते हैं। अगर किसी टीचर के पास पढ़ाने का एजुकेशन है तो लोगों को पढ़ा करके उसे पैसे ले सकता है। तो टीचर के पास टीचिंग एक ह्यूमन कैपिटल हो गया। एक बिजनेसमैन के पास उसके बेचने की जो कलाएं होती हैं वो उनका ह्यूमन कैपिटल हो गया। तो सब लोगों के पास तरह तरह की ह्यूमन कैपिटल होती है। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखेंगे आप। अगला है फार्मिंग इन पालमपुर। 75% of the working person depend on farming of their livelihood, and there has been no expansion in the area of the land under cultivation from 1960 to date। कहने का मतलब है कि 75% जो लोग हैं पालमपुर के गांव में वो क्या है, कृषि से जुड़े हैं, और वो अपनी जीविका को चलाने के लिए ज़्यादातर किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। एंड 1960 से पहले ये आंकड़ा और ज़्यादा था, और 1960 तक भी ये क्या हुआ, आंकड़ा बदला ही नहीं और वही का वही रह गया। और दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि जो गांव के लोग होते हैं 1960 के बाद भी जो है कृषि में जो औजार का प्रयोग हो रहा था 60 से पहले 1960 बिफोर के पहले जो औजार का प्रयोग हो रहा था वो 1960 के बाद भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कृषि की प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। नए नए टेक्निक, रोटावेटर, नए नए टेक्निक चीज़ों का प्रयोग कृषि में शुरू नहीं हुआ 1960 के बाद। ये तो 1991 नहीं 1960 के बाद जब हरित क्रांति भारत में आई तो इसकी शुरुआत हुई। तो ये कैसे शुरुआत हुई हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं इतना ही समझना है इस टॉपिक पे कि 1960 से पहले जो कृषि यंत्रों का आविष्कार भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा था। कहने का मतलब है कि लोग बैलगाड़ी द्वारा सामान को ले जा रहे थे, ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं थी। लोग खेत को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे, और लोग अधिक उत्पादन प्रणाली को नहीं जानते थे, हाइब्रिड चीज़ों बीजों का प्रयोग नहीं करते थे, जो उनके पास संसाधन था उसी से कृषि कर लिया करते थे। तो इसमें यही समझना है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चलिए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960 Indian farmer how to grow wheat and rice using high yield seeds. Hybrid seeds yielded more crops from the same plant than conventional seeds। कहने का मतलब है कि 1960 के बाद भारत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो 1960 के बाद जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई
तो उसके बाद भारत के किसान जो है हाइब्रिड सीड्स का उपयोग करने लगे, जैसे उनके खेत में अधिक उत्पादन होने लगा। तो कहने का मतलब है कि 1960 से पहले जब उनके खेत में एक कट्ठे में मान लो 1 क्विंटल गेहूँ निकलता है, तो हाइब्रिड सीड्स के इस्तेमाल के बाद एक कट्ठे में 1 क्विंटल 20 kg गेहूँ निकलने लगा। तो इन सब का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है। नए नए टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग होने लगा कृषि में, रोटावेटर का प्रयोग होने लगा, ट्रैक्टर आ गए किसान के पास, उनके पास समय अब कम बचता, समय बहुत कम लगते थे खेती करने में, और वो जल्दी कृषि हो जाता था और बेहतर होता था पहले से, उत्पादन भी बेहतर होता था, आमदनी भी बढ़ जाती थी। तो कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट में हमें यही समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू यूज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। Farmers in 3 areas used tube wells for irrigation and hybrid seeds, chemical fertilizer and pesticides। कहने का मतलब है कि जो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, वो किसान जो है ज़्यादातर 1960 के बाद जो हरित क्रांति की शुरुआत हमारे देश में हुई, तो इसका ज़्यादातर प्रभाव जो है पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वेस्ट यूपी में देखा गया। यहाँ के किसानों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत जल्दी किया, और जिस कारण से यहाँ पे आज के डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। यहाँ कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा है, गेहूं के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में, मक्के के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ के किसान काफ़ी धनी हैं, लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि यहाँ के किसानों तो धनी तो हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कमज़ोर हो चुकी है, रासायनिक युक्त हो चुके हैं, और यहाँ की उत्पादन किए जाने वाले फसल जो है वो काफ़ी ही इंसानी के लिए काफ़ी जानलेवा भी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 12 नंबर पॉइंट है, इन पालमपुर द वेट yield फ्रॉम ट्रेडिशनल सीड्स वाज 1300 kg पर हेक्टेयर, द yield फ्रॉम हाइब्रिड सीड्स reached 3200 kg पर हेक्टेयर। कहने का मतलब है कि जब किसान पुराने तकनीकों का प्रयोग करके कृषि किया करते थे, तो 1 हेक्टेयर में यानी कि 1 कट्ठे में नहीं, 1 हेक्टेयर में यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने होते, 22 कट्ठा होता है। ये हर एक स्टेट के अलग अलग स्टेट में होता है। तो 1 कट्ठे में जहाँ 1300 kg पर कहने का मतलब है गेहूं का उत्पादन होता था, वहीं हाइब्रिड चीज़ों के प्रयोग करने के बाद ये 3200 kg 3200 kg हो गया। तो इससे यह समझना है हमें कि हाइब्रिड बीज के प्रयोग के बाद किसानों का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो है वो दुगुना हो गया, यानी कि वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट पॉइंट है, देर आर 450 फार्म्स इन पालमपुर, economics nearly 1/3 of the families or 150 do not have land for cultivation, and they are mostly the leads of the remaining 250 families who own land. They farms on a small piece of land measuring less than 2 hectares. Farming on such piece of the land and does not generate sufficient income for farmers families। कहने का मतलब है जो पालमपुर की 450 फैमिलीज है, उनमें से जो 150 फैमिलीज के बाद जो है वो क्या है, डू नॉट हैव लैंड फॉर कल्टिवेट, कृषि करने के लिए उनके पास भूमि नहीं है। और ये ज़्यादातर लोग कौन से हैं, दलित लोग हैं, इनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं है। और जो उच्च कास्ट के लोग हैं उनके पास क्या है, ज़्यादातर भूमि है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उच्च कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हें वे लोग इन्हें हायर करते हैं, और उनके खेतों में जाकर ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जिनसे इनकी जीविका चलती है। तो इस पॉइंट में हमें यही समझना है कि जो गाँव में होता है वो ज़्यादातर जो दलित जो लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपनी जीविका को चलाते हैं। उनके पास खेत नहीं होता है, जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं उनके द्वारा उनको जो भी दाना पानी दिया जाता है उनसे उनकी जीविका चलती है। लेकिन वही बड़े कास्ट के लोग हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होता है और वो काफ़ी संपत्ति वाले होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है वो हम समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि आफ्टर लैंड लेबर इज़ द सेकेंड इसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कहने का मतलब है कि किसी भी कृषि को करने के लिए किसी भी कृषि को प्रोडक्शन को करने के लिए जो है वो लेबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, यानी श्रम की आवश्यकता होती है। या तो आप खुद श्रम कीजिए या किसी दूसरे के द्वारा श्रम करवाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई मजदूर यहाँ पे क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है, कि किसी खेत में काम कर रहा है। तो कोई भी काम हो वहाँ पे श्रम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा मांग होती है। बगैर श्रम के न तो किसी चीज़ का उत्पादन हो सकता है और न ही उसका कोई सेलिंग हो सकता है। तो किसी भी उत्पादन के लिए श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त हुआ और जाते जाते आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई विषय है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइक कमेंट करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।